नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग राजी खुशी होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको लेके चलूँगा झारखंड। ये जो आज की कहानी हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है संजीव। आज संजीव की ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई। और ये जो घटना उनके साथ में घटी थी ना, साल था 2015 का। तो हुआ क्या था संजीव के साथ में, आइए विस्तार से जानते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम संजीव है। पेशे से मैं ट्रक ड्राइवर। मैं नौकरी करता था। मेरा खुद का अपना कोई ट्रक नहीं था। और ना जाने मैं कितने मालिक को बदल चुका था। मालिक बदलने का वजह अब सही मायने में कहूं तो मैं नहीं बदलता, मालिक ही मुझे देता था। अब मैं थोड़ा लेट लतीफ हो जाता था काम में। ये सब ट्रांसपोर्ट लाइन में चलता नहीं है। अगर आप जिस काम के लिए निकले हो वो काम पूरा करना होता था। लेकिन मैं इन बंदिशों से बहुत दूर रहता था। मैं पहुंचता तो जरूर था अपने ठिकाने पर, लेकिन जब सारे ट्रक पहुंच जाते थे तब मेरा आखिरी नंबर होता था। यही बात मालिकों को पसंद नहीं आती थी। ऐसा था उस टाइम में मैं कोई नशा का शिकार भी नहीं था, लेकिन मुझे नींद बहुत आती थी। मैं थक जाता था, थकान मुझे हो जाती थी। नया नया ड्राइवर जो बना हुआ था, अब कुछ ही साल तो हमें हुआ था ट्रक ड्राइवर बने हुए। और नींद का बीमारी मुझे बहुत ही ज़्यादा थी। जरा सा मुझे थकान होती, अब मेरा दिल करता कि बस कहीं पर ट्रक खड़ा करूं और आराम से सो जाऊं। अब इसी चक्कर से मुझे मालिकों ने अब निकालते चले गए और मैं नए नए मालिक के पास पहुंचता रहा। आखिरी बार जब मैं मालिक के बदला था तब मेरे पास में छोटा ट्रक था। और वो ट्रक भी ऐसा था कि बस जहां मर्जी रुक जाता था। अब उसमें दो आदमी का कोई काम नहीं था, नहीं तो बाकी जितने ट्रक थे और उसमें मेरे साथ में हेल्पर असिस्टेंट जरूर रहता था। अब मैं समझ गया कि अपना जीविका चलाना है तो इसके साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। मुझे यही पुराना ट्रक चलाना पड़ेगा। अब मैं कर क्या सकता था? कई बार तो ट्रक ऐसे जगह पर मुझे धोखा दिया था जहां पर कोई मदद मिलना ही मुश्किल था। लेकिन उस टाइम में मेरे साथ में कोई घटना नहीं घटी, जबकि मैं बिल्कुल वीरान एरिया में, जंगलात एरिया में अपना ट्रक के पास अब बिल्कुल असहाय से पड़ा हुआ था, वो भी आधी रात के टाइम में। तब मैं बिल्कुल सही था, कुछ भी मेरे साथ में ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन जब मैं इस ट्रक से गुजर रहा था सामान लेकर के, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं जो रहने वाला हूं अब जमशेदपुर के पास का, झारखंड का। और मैं अपना ट्रक खाली करके, और तब तक मुझे बता दूं कि मुझे नशा का आदत भी हो चुका था। आदत ये नहीं ये था कि मैं दिन में कभी दारू को हाथ नहीं लगाता था। हाँ, जब मैं खाली होता था, मेरे पास में कोई काम नहीं होता था, तब मैं ज़रूर दारू का एक आध पैक लगाता था, खाली वक्त में। ड्राइविंग के टाइम में तो कभी भी नहीं। और उस रात मेरे साथ में ऐसा ही हुआ था। जब मैं अपने इलाके की तरफ पढ़ रहा था ना, तो शहर से मात्र अब करीब 5 किलोमीटर के आसपास मेरा जो पुराना ट्रक था अब वो खराब हो गया। लेकिन ऐसी जगह पर खराब हुआ जो वहाँ पर अब चहल पहल थी। मतलब हम एक ढाबे के पास में अब रुके हुए थे। संजोग से उसी ढाबे के दूसरी साइड में हमारा ट्रक रुक गया था। ये संजोगी था, मैं तो इसको संजोगी मानता हूँ। खैर, जब मैं अपना ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा तो ट्रक तो बिल्कुल टस से मसी नहीं हुआ, इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। अब मैं समझ गया था कि
अब मुझे करना क्या है। अब वो साल तो 2015 का था और मैं अब अपना फ़ोन निकाल करके मालिक को फ़ोन किया। लेकिन आधी रात का वक्त का अब था। अब मालिक अपना नींद का मजा ले रहे थे। ना जाने मैं कितनी बार फ़ोन किया था, लेकिन मालिक ने फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। और तब मैं समझ गया कि जब मालिक को परवाह नहीं है तो मुझे इतना क्यों टेंशन है। ट्रक हमारी थोड़ी है, मैं तो नौकर हूँ, ड्राइवर हूँ। मुझे क्या पड़ी है कि बार बार मैं फ़ोन करूँ। इतना फ़ोन तो मैं कर चुका, लेकिन कोई जवाब आया नहीं। चलो भाई, अब इसी जगह पर हम अपना आराम करते हैं। रोड के दूसरी साइड में ढाबा खुला हुआ था और वहाँ पर दो चार लोग अब खाना खाते देख भी रहे थे। अब इतना करीब ढाबा देख करके अब मैं भी सोचा कि चलो कुछ वहाँ से चटपटी चीज़ लाया जाए। और आज तो मेरे पास वक्त है। अब करना क्या है, रात का टाइम है। अब जब मालिक जब उठेंगे, नींद से जागेंगे, फ़ोन करेंगे क्या करना है, मिस्त्री कब भेजेंगे, तब हमारा ट्रक सही होगा। तब क्यों ना अपना अब आनंद लिया जाए। मैं क्यों टेंशन में रहूं, मुझे क्या पड़ी है। अब वही सोच करके मैं सोचा कि चलो आज दिन भी बढ़िया है और आज क्यों ना चिकन के आनंद लिया जाए। अगर सामने के होटल में चिकन बनता होगा तो मैं ज़रूर ही चिकन ले आऊँगा और दारों के साथ आनंद लूँगा। बस यही ख्वाब सजोए हुए रोड के दूसरी तरफ पहुँच चुका था। जब मैं उस तरफ गया ना, तो जब ढाबे पर पहुँचा तो जो भी खाना खा रहे थे लोग अब वो जा चुके थे। ढाबा का मालिक अपना बर्तन भाड़ा अब एक तरह से संभाल रहा था। मैं जल्दी से पहुंचा। मैं देखा ढाबा की स्थिति कि अब शायद ये ढाबा कहीं बंद ना हो रहा। मेरा शंका बिल्कुल सही निकला। वो ढाबा आधी रात के बाद बंद हो जाता था, अब फिर सुबह में 9 बजे खुलता था। जब मैं ढाबा पर पहुंचा कि भाई कुछ खाने को मिल जाएगा नॉन वेज में, तब उसका मालिक कहने लगा, अरे साहब नॉन वेज छोड़ो, अब तो आलू भी नहीं मिलने वाला। भेज के मानो अब भेज में भी कुछ नहीं मिलने वाला, सारा आइटम ख़त्म हो चुका है। अब मैं समझ गया कि मेरी तो तकदीरी खराब है। इधर ट्रक भी खराब और इधर ढाबा भी बंद। अब रहो बेटा संजीव होके ही। अब दारू का आनंद कैसे लिया जाए। और मैं अब उन लोगों में से नहीं था कि मैं जल्दी हार मान जाता। मैं उस ढाबे वाले से पूछने लगा कि भैया आसपास में कोई और ढाबा है जहाँ मुझे कुछ भोजन मिल जाए, नॉन वेज ना मिले, चलो भेज ही सही, कुछ तो मिल जाए। और तब वो कहने लगा, भैया उम्मीद तो नहीं है आसपास में कि कोई ढाबा खुला होगा। आगे है ढाबा, जा कर के पता कर लो, देख लो, अगर खुला है तो शायद आपका किस्मत सही हो तो मिल भी सकता है। अगर मेरे पास में अब आइटम बचा होता तो मैं ज़रूर आपका सेवा करता, लेकिन मैं अब लाचार हूँ, मेरे पास में कुछ है भी नहीं, मटेरियल नहीं है। अब इसके बाद मैं निराश हो गया था। रोड पर आकर के देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक मुझे कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। इसके बाद मैं निराश मन से अपने ट्रक के पास लौट आया था। अपने ट्रक के पास बैठा और मेरे पास अब चखना नाम का कोई चीज़ था जो मैं रखता था, चना टाइप का। अब वही निकाल करके अब मैं नीचे ही आकर के दरी बिछा करके और अपना दारू का आनंद लेने लगा। एक तो पैग पिया होगा, मात्र इतना ही। मेरे सामने वो ढाबा बंद हो चुका था रोड के दूसरी तरफ में। अब वहाँ पर एक अब बिजली का बल्ब बाहर लटक रहा था और उसी की रोशनी अब दूर तक फैल रही थी अंधेरी रात में। अब मेरे पास में कोई अब ऑप्शन नहीं था, तो मैं अपना आराम से चखने के साथ अब दारू का आनंद ले रहा था। हल्का हल्का भूख तो जरूर लग रही थी, लेकिन भूख का उपाय अब मेरे पास में था नहीं। मन तो चिकन खाने को कर रहा था, लेकिन यहाँ तो सूखी रोटी भी अब ना मिलने से रही। और अचानक जो ढाबा था ना, ढाबा के ऊपर
मुझे एक परछाई सी नजर आई, वो जो छत था उसका। छत पर जैसे कोई लड़की अब अपनी जुल्फे संवार रही हो। अब चांद भी आसमान पर निकला हुआ था और ऊपर से वो ढाबा का बल्ब रोशन था। तो एक तरह से लड़की तो मुझे साफ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ, उसके बाल जब खुले हुए थे ना, हवा में लहराते थे और उसको वो समेटती थी, जूड़ा बनाती थी। लेकिन जब हवा तेज चलता था या जानबूझ करके अपने बालों को खोल देती थी और फिर वो लहराने लगते थे, फिर उसको समेटती थी, इधर उधर चलती थी। मैं अब मेरी जो निगाहें थी ना, बस रोड के साइड के उस ढाबा के ऊपर में लगी हुई थी। ढाबा तो बंद हो चुका था और तब मुझे अंदेशा हुआ कि ये ढाबे वाले की कोई परिवार की होगी, क्योंकि छत उसी का था। अब मैं बहुत देर तक उसको देखता रहा। मैं दारू पीना तो लगभग भूल चुका था 2 पैक के बाद में। मैं बताऊं, हम ट्रक ड्राइवर हैं और ट्रक ड्राइवर के अब नसीब में प्यार तो बहुत मुश्किल से मिलता है। अब तो ज़्यादातर हमारा सफ़र, एक तरह से ज़िंदगी जो हमारी है वो रोड साइड पे ही गुजरती है। अब एक तरह से जो हमारी प्रेमिका होती है ना, हमारा ट्रक ही होता है। हम उससे बेहद प्यार करते हैं। एक तो हमारी रोजी रोटी है और प्यार तो होना लाजमी ही है। अब लड़की के बारे में मैं तो बहुत ही बदनसीब था। हाँ, शकल सूरत मेरी इतनी बुरी नहीं थी कि मुझ पर लड़की कोई अब दिल ना दे, लेकिन मेरे पास में वक्त मिलता ही नहीं था और ना मैं आज तक इस लाइन में घुसा हुआ था। मुझे कैसे प्यार, अब किससे प्यार किया जाए, अब मैं तो इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं था कि प्यार होता कैसे है। लेकिन जब मैं उस लड़की के जुल्फे देखता रहा, हाँ, शक्ल तो जरूर नजर नहीं आ रही थी, परछाई सी नजर आ रही थी। मैं सोचा चलो वहां पर पानी का ड्रम है और अपना बोतल ले चलते हैं। पानी के बहाने आखिर ये लड़की आधी रात के वक्त ये छत पर, खुले छत पर क्यों खड़ी है और क्यों मेरी तरफ देख करके अपने जुल्फे संवार रही है, कभी जूड़ा बांधती है और कभी खोल देती है। चक्कर क्या है? वही मैंने किया। मैं अब खाली बोतल लेकर के और रोड पार कर गया था और उस टाइम रोड और वो जगह बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। जिधर देखो उधर ही सन्नाटा। मतलब उस रोड पर कोई भी ट्रैफिक अब चलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। मैं रोड बड़े आराम से पार करके और उस ढाबे के पास पहुंच गया और तब मैंने देखा कि ढाबा दरवाज़ा बंद हो चुका है, सारा सामान अंदर हो चुका है। हाँ, पानी का ड्रम जो था वो बाहर ही था, शटर गिरा हुआ था और उसमें मोटे मोटे ताले लटक रहे थे। लेकिन ये छत पर लड़की जो है कौन सी साइड से गई है, क्योंकि अब मुझे कोई ऊपर जाने का रास्ता तक नहीं दिख रहा था। जब मैं उस पानी के ड्रम के पास पहुंचा, मेरा मकसद तो उस लड़की को देखना था कि आखिर इतने लंबे लंबे बाल वाली लड़की कौन है और आधी रात के वक्त छत पर खड़ी हुई क्यों जाग रही है, क्या है उसका इरादा। हाँ, मैं जब वहां पहुंचा ना, तो बल्ब की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और ऊपर से चांद की रोशनी भी। मैं जैसे ही बल्ब की रोशनी में उस लड़की को देखा ना, तो मैं देखता ही रह गया था। भला की खूबसूरत लड़की थी वो, मोटी मोटी कजरारी कजरारी आंखें, और वो आंखें मुझे ही घूर रही थी। और वो उसका जो अब चेहरा था अब इतना सुंदर था कि मैं नीचे से अब निहारता ही रह गया था। और लड़की के शायद अब इरादा भी यही था, वो मुझे अपना चेहरा मोहरा, अपना कद काठी सब कुछ दिखाना चाहती थी। और तभी तो वो छत पर खड़ी थी आधी रात के वक्त में। अब तो मैं जिस बहाने से गया था पानी लेने के लिए, और मैं बोतल अब एक तरह से ड्राम के अंदर डाला भी कि मैं पानी भर लूं, लेकिन उसमें पानी नाम का कोई चीज भी नहीं था। अब मैं अच्छा वाला पानी का बोतल जो था
उसको फेंक करके अब मैं खाली बोतल लेके आया था कि चलो अब ताज़ा पानी भर लेते हैं। मैं रहा साहब पानी भी फेंक चुका था। हाँ, इसके बाद जिस इरादे से मैं आया था कि लड़की को देखूं, लड़की को तो देख चुका था। अब पानी नहीं मिला तो फिर मैं अब रोड के उस साइड जाने ही वाला था। तभी उस लड़की की मधुर आवाज सुनाई पड़ी। क्या हुआ, ड्रम के अंदर पानी नहीं है क्या? तब मैं फिर चौंक करके मुड़ा। लड़की छत पर ही खड़ी थी, जिस जगह पर थी। अब गर्मी का टाइम था, अब क्यों खड़ी थी मैं तो जान ही नहीं पाया। अरे भाई, उसका घर है, ये होटल वाले की, ढाबे वाले की लड़की होगी, कुछ रिश्तेदार होगी। अब मुझे क्या पड़ी है, मैं तो एक बार देखने के लिए गया था और वो देख भी लिया था। अब उसे दोस्ती करने थोड़ी किया था। अब मुझे दोस्त कैसे बना सकती थी, मैं एक अनजान ट्रक ड्राइवर। अब वो अब कैसे, अब एक दूसरे का बातचीत कैसे हो सकता है। लेकिन जब लड़की ने आवाज दिया कि पानी नहीं मिला क्या, तब मैं मुड़कर देखा। मधुर आवाज इतनी थी जिससे मेरे कानों में घंटियां बज रही थी और मैं मुड़ गया था। फिर मैंने बड़ा अदब से बोला कि जी नहीं जी, पानी तो एक बूंद नहीं ड्रम में। तब वो हंसते हुए कहने लगी कि प्यासी हो क्या, ज्यादा प्यास लगी है? अब मेरे मुंह से निकल गया, जी प्यास तो बहुत जोर की लगी है, अब मैं पानी ही लेने आया था। मुझे भोजन तो मिला नहीं, अब पानी भी नहीं है। अब मेरी बात शायद उसको दिल को लग गई थी। कहने लगी तुम ऊपर आ जाओ ना, ऊपर पानी है, आकर के ले जाओ। तब मैं अब रास्ता तलाशने लगा कि रास्ता कहाँ है ऊपर जाने का। लड़की बुला रही है, जरूर उसके पास पानी होगा। अब भोजन तो मिला नहीं, कम से कम पानी ही भर के ले चलो। लेकिन जब रास्ता आगे से कोई था ही नहीं कि छत के ऊपर जाऊं, तब मैं उस लड़की से बोला कि जी रास्ता तो है नहीं आगे से, अब मैं आऊं तो कैसे ऊपर? तब वो हंस के कहने लगी, अरे पीछे से आओ ना, पीछे से रास्ता है ऊपर आने का। तब मैं समझ में आया कि अरे आगे तो दुकान बंद है, रास्ता भी नहीं छत पर जाने का, ये लड़की ऊपर है तो कैसे? अब तो मैं जान चुका था कि पीछे में रास्ता है और एक तरह से लंबे डग भरते हुए मैं पीछे पहुंच गया था। वास्तव में एक जीना सा बना हुआ था, बिना दरवाजे का, और मैं बेधड़क उस जीने पर चढ़ता हुआ अब मैं छत पर आ चुका था। छत पर आया तो एक छोटा सा कमरा बना हुआ था और उसमें रोशनी हो रही थी और सामने में मटका भी रखा हुआ था। शायद उसी मटके के अंदर में पानी भरा होगा। और मैं अब जिस जगह पर खड़ा था, अब वो लड़की वहां से नजर नहीं आ रही थी। अब की जबकि सामने में थी, मुझे नीचे से नजर आ रही थी और छत पर चढ़ने के बाद वो नजर ही नहीं आई। तो गई कहां से, गई कहां? अब मैं ढूंढने लगा था, मेरी नजर तलाश करने लगी थी। पूरा छत मुझे खाली दिख रहा था। हाँ, वो छोटा से घर में रोशनी जरूर हो रही थी। हाँ, मैं अब आवाज देने लगा था कि आप हैं कहां पर? देखिए, आपने आवाज दिया था ना पीछे से आ जाओ। अब मैं छत पर आ गया हूं, मुझे पानी दे दीजिए ताकि मैं अपने ट्रक के पास चला जाऊं। और अचानक वो छोटे से रूम का दरवाजा खुला। हाँ, उस कमरे में इतनी रोशनी थी कि बाहर तक अब रोशन हो चुका था पूरा छत। और बाहर में बल्ब जो टंगा हुआ था, अब उस ढाबे के ऊपर में, और उसकी भी रोशनी, ऊपर से चांद की रोशनी। अब उस चांद की रोशनी, बल्ब की रोशनी में अब उसका चेहरा मुझे और भी अब नजदीक से साफ साफ दिख रहा था। मैं इतने करीब से उस लड़की को देखा तो मेरा दिल तो बाग बाग हो गया था। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपने जिंदगी में शायद ही देखी हो, और पहली नजर में उस लड़की से मुझे प्यार हो गया था। अब वो लड़की मेरे सामने कह रही है कि पानी चाहिए या भोजन चाहिए। मैंने बोलने लगा कि देखिए, पानी की तो सख्त जरूरत है, अगर भोजन मिल जाए तो बहुत मेहरबानी, लेकिन अब भोजन मिलेगा कहाँ से? नीचे ढाबा तो बंद हो चुका है।
तब वो लड़की कहने लगी, अरे घबराइए मत, मैं आपको भोजन खिलाऊंगी, क्या खाना पसंद करेंगे। लड़की जैसे बोलती जा रही थी, मैं बस उसका चेहरा निहारता जा रहा था। आखिरकार लड़की मुझे अब जोर से बोलने लगी, अरे भोजन करना है तो बताओ, मेरे पास सारा इंतजाम है। और मैं जोश जोश में उस लड़की को देख करके कह बैठा था कि मुझे तो आज चिकन ही खाने का मूड था। मैं अपने दिल की बात उस लड़की से बता बैठा था। और तब लड़की हंस के कहने लगी, बस 2 मिनट रुको और मेरे पास इसका भी इंतजाम है। मैं सब समझ गया था कि जरूर ये ढाबे वाले की परिवार की है, कोई सदस्य है, और ढाबे वाले का शायद दूसरा तीसरा मकान होगा या पीछे में होगा। ये लड़की रात को यहीं रहती है। मैं सब यही सब समझ लिया था। और जैसा लड़की ने बोला था वैसा ही वो कमरे के अंदर में चली गई। जाते जाते दरवाजा भी बंद कर गई। अब वो जो घर से रोशनी निकल रहा था वो तो थोड़ा कम हो चुका था। और मैं अब उसी छत पर अब एक बेंच पड़ा हुआ था लकड़ी का, और उस पर मैं बैठ करके इंतजार करने लगा। अब कुछ ही देर हुआ था, लगभग 5-7 मिनट, और तब वो हाथ में थाली लिए हुए अब मेरे पास पहुंच गई थी। आखिरकार इतनी जल्दी अब चिकन कैसे बना के ले आई, और वो भी गर्मा गर्म चिकन। मुझे तो समझ में नहीं आया, या तो उसके पास में था ऑलरेडी पड़ा हुआ था और वो मुझे अब दे दिया था। मेरे बेंच के पास में आकर के वो बैठ गई थी और कहने लगी, भोजन करो, सब कुछ है मेरे पास में, पानी भी है, भोजन भी है, जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। मैं डरते डरते पूछा कि आप ढाबे के जो मालिक हैं उनका कोई रिश्तेदार है क्या। तब वो मुस्कुरा के कहने लगी, ऐसा ही समझो, तभी तो मैं अब सब कुछ तुम्हें मुहैया करा रही हूं। मैं समझ गया था, मैं जो अपने मन में सोच रखा था अब वैसा ही हुआ। ये लड़की जरूर ढाबे वाले की कोई रिश्तेदार थी। अब इसके बाद में मैं उस चिकन का स्वाद लेने लगा। अब वास्तव में इतना शानदार चिकन मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया था। गजब की स्वाद भरा रसीला चिकन था। मैं तो बस खाना खाता था, एक नज़र बगल में बैठी हुई लड़की को देख रहा था, और वो तो मुझे खाते हुए देख रही थी। अब उसकी जो नज़र थी, आंखें थी, मेरे ऊपर ही टिकी थी। जब मैं भोजन कर लिया ना, तब मैं उठ बैठा, अपने हाथ हाथ साफ करके। अब मैं एक तरह से लड़की को शुक्रिया अदा करना चाहता था कि मुझे भोजन खिला दिया। अब इस जगह पर जहाँ पर भोजन मिलना मुश्किल था, अब इतना तो बनता था। इसके बाद मैं पैसा देना चाहा कि बताइए कितना हो गया, आप तो ढाबे वाले की रिश्तेदार है ना। तब वो लड़की खुल करके हंसी और कहने लगी, मैं पैसे के लिए खाना तुम्हें नहीं दी थी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब अचानक उसकी बात सुन करके मैं दंग रह गया था। मैं तो देखता ही रह गया था। अब मैं जैसे अब अपने आप को एक ट्रक वाला, तो मैं था एक ट्रक वाला, एक ट्रक ड्राइवर। अब मेरे जिस्म पे अच्छे कपड़े भी नहीं थे, जैसा मैला कुचेला हम लोग पहनते हैं। अब कभी कभी मौका मिलता है साफ सुथरा पहनने का, लेकिन आज की जो मेरी पोजीशन थी, मैं तो थोड़ा गंदा ही दिख रहा था कि कई बार मुझे ज़मीन पर लेटना पड़ा था ट्रक को सही करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसी चक्कर में मेरे जो कपड़े थे वो भी गंदे हो चुके थे। और उस लड़की का कहना था कि मुझे प्यार हो गया। ये कैसे संभव हो सकता है, मेरे में ऐसी क्या खूबी है, मुझसे अच्छे अच्छे लड़के हैं। मैं तो अब अपने आप को मानता भी नहीं था। मुझे आज तक ऐसा लम्हा आए भी नहीं था। लड़की के बारे में मैं तो एक तरह से मेरा नसीब ही अलग था। ना आज तक कोई लड़की से दोस्ती हुई, ना प्यार हुआ। ये लड़की कह रही है कि आपसे हमें प्यार हो गया। मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब तक वो लड़की मेरे पास में आके खड़ा हो गई, मेरी आंखों में देखने लगी
अब मैं जब उसकी आंखों में देखा ना, तो मेरे शरीर में एक बदलाव सा होने लगा था। अजीब सा एक कंपन, एक एहसास हो रहा था कि मेरा शरीर है ना, वाइब्रेट कर रहा है। मैं कांप रहा हूं। ऐसा क्या हो गया, मैं समझ नहीं पाया था। आखिरकार वो लड़की अब उसी कमरे में लेके चली जो छत पर था, जो उसका कमरा था। मैं उस कमरे के अंदर उस लड़की के साथ पहुंच गया था और लड़की अपने बिस्तर पर अब प्रेम से मुझे बिठाया एक तरह से। अब बगल में बैठ करके मेरे बारे में पूछने लगी, शादी हुई है? तब मैंने बोला, नहीं, अभी हमारा नसीब इतना अच्छा नहीं है कि मेरी शादी हो जाए, और मैं ठहरा ट्रक ड्राइवर। अब कब होगी ये तो मुझे भी नहीं पता। लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ जाती थी जब मैं अपने बारे में बताता था, जैसे मेरे जानने की, मेरी हर बात मुझसे जानना चाहती थी। आखिरकार अब वो मेरी तरफ देख रही थी, हाँ, मैं उसकी तरफ। बिल्कुल नज़दीक बैठे हुए थे हम, एक दूसरे को अब सांसों की आवाज़ भी महसूस कर सकते थे, इतनी नज़दीकी हम थे। और मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब मान रहा था कि चलो, आज तो मुझे किसी लड़की से तो प्यार हुआ। अब पहला प्यार मेरे जीवन में आज तो शुरुआत हो चुकी है। मैं बेहद खुश था। लड़की इतनी सुंदर सुशील लड़की, और वो भी मेरे बगल में बैठी हुई। अब मैं उसके घर में, अब एक तरह से अब इतना नज़दीकी मामला था कि मैं अब जब चाहे उसको छू सकता था। लेकिन ना तो उस लड़की ने मुझे छुआ और ना ही मैंने हिम्मत किया। मैं तो कभी हिम्मत कर ही नहीं सकता था कि मैं उसको शरीर को छू पाऊं। और तब वो लड़की कहने लगी कि नाम क्या बताया तुमने? मैंने बोला, संजीव। आज तब कहने लगी, संजीव, क्या मैं तुम्हें पसंद हूं? मैं कई पल तक उसकी बात को तोलता रहा, घबराता रहा। आखिरकार घबराहट छिपाते हुए कहने लगा कि जी, मैं तो आपको पहले ही नज़र में देख लिया था, जब आप छत पर अपने बाल को खोल करके लहरा रही थी। मैं आपका चेहरा देखा नहीं था स्पष्ट, लेकिन मैं इतना जान चुका था कि जितना आप सुंदर होंगी, जितना लंबे बाल हैं खूबसूरत, हवा में लहरा रहे थे। अब मैं तो बस यही देखने के लिए बहाने से आया था। मैं अपने दिल की बात सारी बताता गया। अब वो मेरी बात पर हंस रही थी, और तब वो कहने लगी, मुझे भी यही अंदाजा था। खैर, तुम बताओ कि तुम दिल से मुझे चाहते हो? मैंने बोला, जी, मैं वाकई में आपको दिल से चाहता हूँ। और तब वो कहने लगी कि क्या हम सदा एक साथ में रह सकते हैं? तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? मैं कहने लगा, जी नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की को कोई धोखा कैसे दे सकता है? अब मैं तो खास करके नहीं। मेरे नसीब में आप पहली लड़की हैं जो मैं इतना अब नज़दीक बैठा हूँ किसी लड़की के, नहीं तो इतना ये सौभाग्य मुझे आज तक नहीं मिला। लड़की हंसती रही, बातचीत चलती रही। आखिरकार अब मेन मुद्दे पर बात आ चुकी थी। लड़की कहने लगी कि देखो संजीव, अगर तुम दिल से चाहते हो और सदा हम एक दूसरे के साथ रहें, ऐसा कामना करते हो, और तब मुझे छू सकते हो। और देखो, कंडीशन यही है, अगर तुम मुझसे धोखा दोगे ना, तो तुम कहीं का नहीं रहोगे। ये बात को तुम 10 बार सोचो, अब फिर मुझे छूने की कोशिश करना। अगर तुम धोखा दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक भी बना सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत लड़की को मैं धोखा कैसे दे सकता हूँ। हाँ, मैं 10 बार क्या, मैं एक ही बार में सब कुछ बोल दिया था कि जी नहीं, मैं कभी आपको धोखा नहीं दे सकता। हाँ, इसके बाद उस लड़की ने अब मुझे बोली कि आप मुझे छू सकते हो। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं घबराया हुआ था। आज तक ऐसा मेरे साथ में हुआ नहीं था। मेरे हाथ कांप रहे थे, बोलते हुए जबान लड़खड़ा रहे थे। हाँ, शरीर में अब 2 पैक का नशा तो जरूर चढ़ा हुआ था, और वो नशा मेरे शरीर के अंदर खूनों में दौड़ रहा था, और वो कह रहा था
कि अब क्या देर कर रहा है, अब तेरे को कौन सा मौका चाहिए, लिपट जा इस लड़की से, प्यार कर, प्यार कर। लेकिन मेरी जो आत्मा थी ना, वो गवाही नहीं दे रही थी। वो कह रही थी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं कसम कसम में पड़ा हुआ था और तब तक वो लड़की खुद ही मुझसे लिपट गई थी और कहने लगी कि संजीव, मैंने तुम्हें जब देखा ना, जब तुम इस ढाबा पर आए थे और तुम भूखे थे, तुम खाना मांग रहे थे, और तभी मैं तुम्हें अच्छी प्रकार से देखी थी और तुम मुझे एक तरह से दिल में भा गए थे। और तब मैंने छत पर खड़ा होकर के अब तुम्हें इंडिकेट देने लगी थी कि ताकि तुम इस तरफ तो आओ, अगर तुम मुझे चाहते हो तो ज़रूर मेरी तरफ आओगे। और देखो, मेरा सोचना सब कुछ सही निकला। और इसके बाद हम दोनों एक दूसरे में अब खो चुके थे। रिलेशनशिप अब हमारा बन चुका था और हम दोनों साथ में अब एक तरह से सोए हुए थे। मुझे तो परवाह ही नहीं थी कि ट्रक में क्या होगा, चोर ले जाएंगे या कुछ चोरी करके ले जाएंगे। मैं सोचा भी नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अब पे तो मैं सारी रात इस लड़की के साथ ही रहूंगा। और वही मैंने किया। सुबह 4 बजे जब मैं सो रहा था उस लड़की के बगल में, और तब लड़की मुझे जगाना शुरू किया, संजीव, संजीव उठ जाओ, अब सुबह के 4 बज चुके हैं। और देखो, अब तुम अपने ट्रक के पास में जाओ, लेकिन भूलना मत, मुझे मत भूलना। तुम बता दो, तुम भूलोगी तो नहीं ना। मैं लड़की की तरफ अब कच्चे नींद से एक तरह से जागा था। नींद भी मेरी पूरी नहीं हुई थी। हाँ, मैं अपना कच्चे नींद तोड़ता हुआ कहने लगा, अरे कैसी बात करती हो, अभी तो सुबह ही 4 ही बजे हैं, अभी मुझे सोने दो ना। जब सुबह होगा तो हम अपने ट्रक के पास चले जाएंगे। हम तो प्यार कर रहे हैं ना, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि हाँ, क्यों नहीं, शादी हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो हमारा रिश्ता ऐसे ही चलेगा। हम छुप छुप के मिलेंगे, छुप छुप के प्यार करेंगे, किसी की नज़र में नहीं आएंगे। और जब मैं चाहूँगी और जब मेरे परिवार वाले चाहेंगे, तब हम शादी कर लेंगे। अभी तो ऐसे ही चलने दो। लेकिन देखो, तुम मुझसे दूर भागोगे नहीं, और मैं तुम्हें याद करूँगी तो तुम्हें आना ही होगा। मैं उस लड़की की बात ये आखिरी वाला समझ नहीं रही थी, समझ नहीं पा रहा था कि लड़की बोल रही थी मैं तुम्हें याद करूंगी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। कैसे याद करेगी? मेरे पास तो मोबाइल नंबर भी था, मोबाइल था, सब कुछ था। मैं पूछ बैठा कि कैसे याद करोगी आप, अपना नंबर तो मुझे दे दो ताकि मैं आपस में हम कनेक्ट तो रहें, एक दूसरे से बातचीत तो करते रहें। और तब वो लड़की घबरा करने लगी, नहीं नहीं, मेरे परिवार को ये पसंद नहीं है, अगर वो जान जाएंगे ना तो मुसीबत आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, अब मैं फ़ोन रखती भी नहीं। हाँ, जब हमें मिलना होगा ना, मैं तुम्हें याद कर दूंगी, तुझे सपना जरूर आ जाएगा, और तब तुम समझ लेना कि मैं तुम्हें याद कर रही होंगी, और तुम आना जरूर मेरे पास में। अब तुम जाओ, अब तुम जाओ। बार बार मुझे बिस्तर से धक्का देने लगे, और आखिरकार मैं झुंझलाहट भरे से उठा और मैं कहने लगा कि क्या मैं जाऊं सही में? तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, हाँ, अभी निकल जाओ, लेकिन ध्यान रखना, जब मैं तुम्हारी सपना में आऊंगी ना तो तुम समझ जाना कि मैं तुम्हें याद कर रही होंगी, और तुम आना जरूर। अब मेरे साथ धोखा करने की कोशिश भी मत करना। मैं उस सुंदर लड़की का चेहरा देखते रह गया था और कहने लगा, अब इतनी सुंदर लड़की को छोड़कर मैं किसके साथ अब धोखा करूंगा? कभी नहीं, मैं धोखा नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुमसे शादी करूंगा। मैं तो कहता हूं कि आज ही हम शादी कर लेते हैं। तब वो लड़की मुस्कुरा कहने लगी, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया। जब हमारे परिवार वाले राजी हो जाएंगे, मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगी और तब हम शादी करेंगे। अभी तो हम ऐसे ही छुप छुप के मिलेंगे। आखिरकार मुझे उस कमरा से निकलना पड़ा। पीछे के जो रास्ते से मैं अब छत पर गया था
और उसी रास्ते से वापसी हो गया। अपने ट्रक के पास पहुंच गया था और वास्तव में जब ट्रक के पास गया, अब वो लड़की मुझे छत पर दिखाई नहीं दे रही थी और तभी मुझे अंदाजा हो गया कि वो सो चुकी है। अब मेरे पास में कोई काम तो था नहीं, अभी मालिक का कोई फोन नहीं आया और मैं अपने केबिन में आकर के सो चुका था, सुबह का अब इंतजार करते हुए। आखिरकार मालिक का जब फोन बजा, घंटी बजने लगी और तब मैं अपनी आंखें खोला, मोबाइल देखा तो मालिक ही थे। मालिक को मैं सब कुछ बताने लगा और तब मालिक कहने लगे, ठीक है, मैं जल्दी से अब कोई मैकेनिक को भेजता हूँ और अपनी गाड़ी सही करवा लेना। अब वही हुआ 12 बजे के आसपास दिन में। हाँ, इसके बाद मैं बताऊं, अब सुबह में और करीब 8 बजे के आसपास अब उस ढाबा खुल चुका था। अब वो जो मालिक था रात में मुझे मिला था और मेरे रास्ते से गुजर के गया और कहने लगा कि अभी गए नहीं। मैंने बोला कि ट्रक तो अभी हमारा सही नहीं हुआ है, मैकेनिक का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और तब कहने लगा नाश्ता वगैरह करना है तो मेरे पास में आ जाओ, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि मैं अभी तो दुकान ही खोलने जा रहा हूँ। हाँ, मैं उनको शुक्रिया बोला कि जी मैं ज़रूर आऊँगा, अब आप जाइए अपना काम कीजिए और मैं मैकेनिक का इंतज़ार कर रहा हूँ। 12 बजे मैकेनिक आया और तब तक मैं उनके दुकान पर जा कर के नाश्ता चाय कर चुका था। हाँ, मैं बार बार छत के ऊपर देखता था, बाहर ही बैठकर नाश्ता कर रहा था, लेकिन वो लड़की नज़र नहीं आई। और शायद मेरा जो देखना बार बार छत पर, अब उस दुकानदार को कुछ समझ में आ गया होगा और तब मेरे पास में आके कहने लगा कि आप बार बार छत के ऊपर क्या देखते हो, क्या कौवा बैठा हुआ क्या ऊपर में? मैं मुस्कुरा करके कहने लगा, ऐसा ही समझ लीजिए, ये कौवा बैठा हुआ था, मैं उसी को देख रहा था। दुकानदार भी अब मुस्कुरा दिया था। आखिरकार मैं अपना ट्रक पर लौटा और मैकेनिक 12 बजे के आसपास आया। गाड़ी मेरी सही हुई और तब मैं आखिरी बार उस छत पर निगाहें डाला, लेकिन वो लड़की मुझे नज़र नहीं आई और तब मुझे अब चलना पड़ा अपने काम पर। और ऐसा 2 दिन तक मैं उसी लड़की के बारे में सोचता रहा, अपने काम पर जाता रहा, जहाँ भी मुझे मौका मिलता आराम करता और उसी लड़की के ख्यालों में खोता रहा कि कितनी सुंदर अब भगवान ने मेरी लड़की मेरे लिए बना कर भेज रखी है। ऐसा तो मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था। और वास्तव में 2 दिन तक तो मुझे कोई सपना ना कुछ ऐसा कुछ इंडिकेशन हुआ। हाँ, तीसरे रोज जब मैं उसी शहर में था ना, तब मैं रात को सो रहा था, करीब 12 साढ़े 12 बजे की बात थी और मैं सपने की दुनिया में खो रहा था। हाँ, वो लड़की मेरे सामने में अब जैसे मेरे पास में आ गई हो और कहने लगी, संजीव मैं तुम्हें याद कर रही थी और तुम तो मुझे याद ही नहीं कर रहे हो। हाँ, तब मैं कहने लगा कि मैं तो अब इतने 2-3 दिन से मैं तुम्हारे बारे में सोचता आ रहा हूँ और तुमने ही मुझे याद नहीं किया। आखिरकार जैसे जिस जगह पर मैं सोया हुआ था अब मेरे साथ उसी बिस्तर पर आ चुकी थी और कहने लगी, संजीव मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते इस जगह तक आ गई हूँ। और हम सपने में एक तरह से रिलेशनशिप में आ चुके थे। मुझे सुबह में अब इन बातों को पता चला जब मेरी आँख खुली। सारी रात उसी लड़की के साथ में मैं सोता रहा जैसे मैंने महसूस किया था, लेकिन जब मैं नींद से जागा ना तो मेरे बिस्तर पर वो लड़की थी ही नहीं। ऐसा एक बार नहीं, न जाने कितनी बार मेरे साथ में हो रहा था। जब भी अब मैं गहरी नींद में सोता तो वो लड़की मेरे सपनों में पहुंच जाती थी और वही बात बोलती थी कि संजीव तुम मुझे याद नहीं करते, अब देखो मैं तुम्हें ढूंढती हुई इस जगह पर आ गई। और आखिरकार वो रिलेशन हमारा बनने लगता था सपने के अंदर में और मुझे एहसास होता था वही। और फिर जब आँख खुलती ना तो सुबह में मेरे पास में वो लड़की होती ही नहीं थी। और ऐसा ही महीनों 2 महीनों तक चलता रहा, लेकिन होता था उसी शहर में। अगर मैं उस शहर से बाहर निकलता था ना तो
लड़की कभी मेरे सपने में आती नहीं थी। आज जब मैं अपने शहर में वापस आ जाता था, तब वो सिलसिला चलने लगता था। आखिरकार अब साल तो बीत चुके थे और साल के अंदर में मैं उस नौकरी को छोड़ चुका था। मैं दूसरी जगह पर नौकरी कर रहा था और उसमें ज़्यादातर हमारा जो काम था अब शहर से बाहर का ही था। मैं जब अपना ट्रक लेकर निकलता ना तो अपने शहर में वापस आता तो कभी 7 दिन पर, कभी 10 दिन पर, कभी 15 दिन पर। लेकिन वो लड़की का सपना मुझे अब बाहर में नहीं आता था। आज जैसे ही अपने शहर में लौटता और वही सपना का सिलसिला शुरू हो जाता। अब मुझे एहसास होता कि मेरे बिस्तर पर मेरे बगल में आकर के अब लेटी हुई मेरे सामने में है। लेकिन जब आँख खोलता ना सुबह के टाइम में, जब नींद खुलती, अब मैं देख करके हैरान हो जाता कि वो तो है ही नहीं। ये सब क्या चल रहा है? एक रात की बात हो तो चलो ठीक भी है, लेकिन जब मैं ट्रक लेकर लौटता था अब वही सिलसिला शुरू हो जाता था। अब एक तरह से मैं अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं उस ढाबा की तरफ से गुजरता जरूर था लेकिन रोकता नहीं था। अब कई रीजन थे, माल होता था, साथ में कोई ना कोई होता था, ऐसी वजह से मैं रोक नहीं पाता था। लेकिन एक बार मैं अपने मन को कड़ा करके कि चलो और उस लड़की से उसी ढाबे पर मिला जाए, अब पता किया जाए कि ऊपर रहती है या कहाँ रहती है। एक तरह से मैं खोजबीन में लग गया था उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। जब ये मेरे साथ में सपना अब बहुत दिनों से आना जारी रहा, तब मैं इस सपने को, रहस्य को जानना चाहता था कि आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है। एक ही सपना मुझे बार बार क्यों दिखता है, जैसे वो सपना बिल्कुल हकीकत हो। आखिरकार दिल कड़ा करके मैं वहां पर गया। अब किसी न किसी बहाने से मैं पीछे पहुंच चुका था। अब दोपहर का टाइम था। मैं सीढ़ियों से चढ़ता हुआ छत पर पहुंच गया था। मटका तो वैसे के वैसे रखा था, पानी भी भरा हुआ था, उसमें ढक्कन ऊपर रखा हुआ था। और जो कमरा था ना वो खुला हुआ था। अंदर जैसा मैंने देखा था वैसा बिल्कुल नहीं था। उसमें उसी ढाबा का पुराने बर्तन, कबाड़ वगाड़ एक तरह से स्टोर के रूप में काम आता था। उसमें कोई बहुमूल्य चीज था ही नहीं। ना तो वो बिस्तर था, ना वो पलंग था, ना ऐसा सजा हुआ कमरा था। मैं देख करके बिल्कुल हैरान रह गया था। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था वो सब देख करके। आखिरकार मैं जब नीचे आया उतर करके तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं जो सोचा था मन में ना, अब वही सोच करके मुझे डर लग रहा था कि क्या मैं ऐसी लड़की से अब दोस्ती कर रखा था जो इस दुनिया में है ही नहीं। मुझे यही अंदाजा हो चुका था, लेकिन इसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता था। और उसी होटल के जो ढाबा का मालिक था, मैं डरते डरते उससे सवाल पूछ ही दिया। एक तरह से वो मुझे जानता भी था। जब मैंने उससे सवाल पूछा कि क्या आपके ढाबे के ऊपर कमरा में कोई लड़की रहती थी, आज से जब हमारा ट्रक खराब हुआ था उस टाइम की बात, वो मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगा। कहते हैं पागल हो गए हो, क्या बोल रहे तुम्हें कुछ अंदाजा है? अब उस मालिक की आवाज़ सुन करके और मैं डर गया था। अब मैं कहने लगा कि जी जो भी सच्चाई हो बताइए ना आप। वो कहने लगा नहीं नहीं, यहाँ कोई लड़की नहीं रहती है, पागल हो गए हो, इस शहर में इस रोड पर और ढाबे के ऊपर में कोई लड़की रहेगी? दिमाग खराब है तुम्हारा। एक तरह से उस मुझ पर भड़क गया था। और तब मैं पूरा खेल समझ गया था। मेरे शरीर में अब डर व्याप्त हो चुका था। अब मैं सब कुछ जान गया था कि मेरे साथ में धोखा हुआ है। वो लड़की वास्तव में लड़की है ही नहीं, जरूर कोई प्रेत आत्मा है। और आखिर मैं एक ज्योतिषी के पास, एक तांत्रिक के पास पहुंचा था। और वास्तव में उस ज्योतिषी तांत्रिक जो दोनों था, वो मुझे जो बताया ना, मैं जान करके
और डर चुका था। वो बताया कि देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख रहा हूं, तुम उस लड़की के प्यार में पागल हो और वो लड़की तुम्हारा हर जगह पीछा करती रहती है। जिस शहर में जाते हो तुम्हारे पीछे लगी रहती है, लेकिन यहां आने के बाद में तुम्हारे संपर्क में आती है। ऐसा है ना? मैं एकदम सन्न रह गया था। हाँ, बाहर के बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि बाहर, अब इस शहर से बाहर में हमेशा रहता था, तो वहाँ ये सपना आता नहीं था। लेकिन इस शहर में आते ही वो सपना मुझे आना शुरू हो जाता था। और तब मैंने बोला कि देखिए, बाहर तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इस शहर में ये सपना मेरे पास में आ जाता है। और तब वो तांत्रिक बाबा कहने लगे कि देख लो, ये जो जिस लड़की से तुमने दोस्ती किया है ना, वास्तव में एक प्रेत आत्मा है और तुम्हें वो दिल जान से चाहती है। और सोच लो, वो तुम्हारी अब एक तरह से कभी भी जान ले सकती है। तांत्रिक बाबा ने मुझे डरा दिया था और मैं तो खौफ में था ही। और तांत्रिक बाबा कहने लगे कि देखो, इतना पैसा लगेगा और मैं तुम्हें इसे छुटकारा दिला दूंगा। मैं उस चीज के लिए अब देर नहीं किया, फटाफट बोला कि बाबा, आप सारी तैयारी कर लीजिए और अब जैसे भी हो उस प्रेतात्मा को मेरे ऊपर से हटा दीजिए, ताकि वो कभी मेरे सपने में ना आ पाए। आप सही बताऊं, उस टाइम मेरे रिश्ते की बात भी चल रही थी और मेरे परिवार वाले मेरा शादी भी करना चाहते थे। अब मैं तो घबराया हुआ था। अब मैं कैसे भी उस लड़की से पिंड छुड़ाना चाहता था। आखिरकार वो तांत्रिक बाबा अब हमारा काम किए और कहने लगे, जब काम हो गया ना, मुझे तो जानकारी भी नहीं कि वो उन्होंने किया क्या, क्योंकि मेरे सामने में कुछ भी नहीं किया था। पैसे जरूर लिए थे। अब फिर मुझे एक चीज दिए थे। अब बोले कि तुम अपने बटुए में इसको संभाल कर रखना। और इसके बाद मैंने वो सपना कभी नहीं देखा। मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरे बाल बच्चा भी हैं और मैं उस चीज से छुटकारा पा लिया था। आखिर वो कौन थी जो मेरे सपनों में आती थी? और जब इस शहर में होता था तभी तांत्रिक बाबा का कहना था कि वो एक प्रेतात्मा थी और तुम्हें दिल जान से चाहती थी और कुछ टाइम के बाद तुम्हारा जान लेकर के अपने पास तुम्हारी आत्मा को अपने एक तरह से अपनाना चाहती थी। लेकिन जीवित अवस्था में यह संभव नहीं था। वो मार करके ही तुम्हारी आत्मा को अपने साथ में रख सकती थी और उसके लिए वो कोशिश भी कर रही थी। लेकिन तुम्हारा अब प्रभु का कृपा था कि तुम बचते चले आ रहे थे। वास्तव में ये जो घटना आज भी सोचता हूं ना, तो मैं बुरी तरह से कांप जाता हूं। जैसे ये आज से अब इतना पुराना घटना होकर के मुझे लगता था कि जैसे कल की बात हो। तो दोस्तों, ये थी संजीव की अपनी आप बीती। ऐसी कहानी अगर आपके पास भी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप मुझे भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मेरे नए चैनल पर नहीं गए हैं ना, तो जल्दी से जाइए। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो नंबर दिया हुआ है, वो लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करते ही मेरे नए चैनल अब राज की कहानियां में आ जाएंगे। वो कहानियां भी आप देखिए, बहुत आपको आनंद आएगा। और ये भी चैनल दोस्तों आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज ऐसी ही रोचक कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।